क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 15 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी का ईपीएफओ अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक्स हैं वो हैं आहार क्रांति। भारत में बहुत ही ज़्यादा हम लोग फूड सफिशिएंट हो चुके हैं देश, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ माल नरिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है। उससे संबंधित है, जानेंगे पूरी अभी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। मुख्य चुनाव आयुक्त नए आ गए हैं, क्या नाम है बताइए जल्दी से। सुनील अरोड़ा इससे पहले थे, अब जो नए आए हैं उनका भी सू से ही कुछ नाम है, तो बताइए क्या नाम है उनका। वैक्सीन पासपोर्ट, इसको हम लोगों ने पहले किया हुआ है कुछ टाइम पहले, फिर से इसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ चल रही है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ में आया है कि बताएंगे आपको। परम सिद्धि जो है वो भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बन गया है। ठीक, दुनिया में इसकी रैंकिंग कुछ 60s में है, जानेंगे पूरी खबर। अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर, एक थेवाइट जो है ग्लेशियर होता है, अब ये अलग हो रहा है। अंटार्कटिका का अगर आप पश्चिमी हिस्सा देखेंगे तो ये अलग हो रहा है, और इसके अलग होने से सी लेवल जो है काफ़ी राइज हो जाएगा। काफ़ी चिंता का विषय है, समझेंगे क्या होगा, पूरी कहानी क्या चल रही है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है हमारा, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप चल रहे हैं और कंप्लीट पेड ग्रुप में क्या होता है कि आपको जो है सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, और 1-to-1 गाइडेंस मिलता है। जो 1-to-1 गाइडेंस होता है वो स्टडी मटेरियल पे भी, कुछ भी आपको डाउट्स हो उस पर आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज़ से या फिर स्टडी मटेरियल से। बाकी आपका टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ तक ही सीमित रहती है चीज़। ठीक, और अगर आप लोग को ज्वाइन करना हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए, हमारा जो पहला आज का जो टॉपिक है वो है आहार क्रांति। ठीक, हमारे जो हर्षवर्धन जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आहार क्रांति की शुरुआत करी है। मेन देखिए यहाँ पे यही मुद्दा है कि आहार क्रांति मिशन का लक्ष्य पोषक संतुलित आहार, समझना, बैलेंस डाइट की बात हो रही है। ये नहीं हपक के खा लिए एकदम, ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं है कि सड़ा गला एक तो खा रहे हैं वो भी हपक के खा रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। आपको पोषक न्यूट्रिशनल जो है फूड खाना है, वो भी संतुलित आहार खाना है जिसमें सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स हों। ठीक, और साथ ही साथ स्थानीय फलों और सब्जियों यानी कि लोकल फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स हैं उनकी उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत को समझना है आहार क्रांति के अंतर्गत। ठीक, कौन कौन मिलकर करा रहे हैं देखिए, विज्ञान भारती और जिस्ट यानी कि ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, इन दोनों ने मिलकर जो है ये लॉन्च किया है इस मिशन को। इसका जो मोटो है बहुत बढ़िया है, उत्तम आहार उत्तम विचार, यानी कि गुड डाइट गुड कॉग्निशन। कि कॉग्निशन मतलब हमारा दिमागी, मैं कहता हूँ ना, कॉग्निटिव वैल्यूज़ आपकी बढ़ेंगी अगर आप रोज़ कमेंट करोगे आंसर्स को, वही वाली बात है। और जो आहार क्रांति मूवमेंट है, ये एक तरीके का यूनिक जो है प्रॉब्लम भारत में पाई जाती है कि हमारे यहाँ हंगर है और काफ़ी डिजीजेस भी एबेंडेंस में है, बल्कि हम लोग काफ़ी फूड सफिशिएंट कंट्री हैं तब भी। ठीक, इंडिया ये कह रहा है कि देखिए, दो टाइम जितना हम कंज्यूम करते हैं कैलोरी, उसका 2 गुना जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। समझना मेरी बात कितनी, मतलब एक विडंबना है कि जितनी कंज्यूम हम ऑन एन एवरेज पर पर्सन कंज्यूम करता है, उसका दुगना तो हम प्रोड्यूस करते हैं मेरे भाई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है कुपोषण बहुत ज़्यादा है। ठीक, हमारे ये इसका सीधा सीधा जो एक मतलब कारण बताया जाता है वो ये है कि हमारे अंदर न्यूट्रिशनल अवेयरनेस नहीं है। ठीक, जागरूकता नहीं है कि पोषित कौन सा खाना कितना पोषित है, सिर्फ स्वाद के लिए या फिर उल्टा सीधा खाते रहते हैं, ये वाली चीज़ है। ठीक, इन ऑल द सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी हमारे पास मतलब जागरूकता का कम है, पोषण किस तरीके से कैसा बैलेंस डाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए, अब इस समय कोविड-19 के समय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि आप लोगों ने एक सुना होगा, बुद्धा का एक वो भी है, बुद्धा जी का, कि ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी तो आपका दिमाग भी जो है हेल्दी रहेगा, ये वाली बात है। उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होगी, हायर रेजिलियंस भी होगी। ठीक, और ये मूवमेंट जो है भूख की विकराल समस्या का समाधान करने के लिए लोगों को अपने पारंपरिक भारतीय खान पान, मतलब हम लोग ऐसा घर की जो चीज़ें बनती थी पारंपरिक, जो हमारा जो खान पान था उसको वापस लाना है। स्थानीय मतलब लोकल फ्रूट्स एंड सब्जियां जो है खानी है। ठीक, और बैलेंस डाइट का क्या मेरेकल्स हो सकते हैं, ये सब देखने वाली बात है। ठीक, कहते हैं ना, रोटी खाओ घर की यार, बाहर जाके पिज्ज़ा खाने के चक्कर में जो है ना वो दिक्कत है। वो पिज्ज़ा जो होता है ना वैसे भी बहुत बेकार होता है, सही बता रहा हूँ। 1-2 बार के लिए ठीक है, बट नहीं खाना चाहिए, सब पूरा मैदा है उसमें।
इट विल रिन्यू द फोकस ऑन न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट, मतलब इसमें देखो उत्तम एवं संतुलित आहार, उत्तम एवं संतुलित आहार की बात हो रही है, और लोकली जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उन पर ध्यान देने वाली बात है। उद्देश्य देखिए इस मिशन का यह एक साथ विभिन्न आयामों पर, यानी कि मल्टीपल डायमेंशंस पे हमें काम करना है साइमल्टेनियसली, और ऑब्जेक्टिव जो है इसमें यही है कि हमें जागरूकता बढ़ानी है, अच्छा पोषण, अच्छा एग्रीकल्चर, ठीक, और मैसेज जो है हमें ये देना है कि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं कैसा, क्यों और कैसे, ठीक, कैसा क्यों और कैसे पे हमें ध्यान देना है। और हम इसको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से ये कंटेंट बताएंगे, सबको जागरूक करेंगे। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषाएं जो है उनमें भी करेंगे, हिंदी इंग्लिश में भी रहेगा जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है, ठीक। भारत में कुपोषण की अगर स्थिति समझें तो बहुत ही ज़्यादा देखो यूनिक कितनी है। भारत 10वें नंबर पे है, अगर दुनिया के अंडर वेट मतलब जो बच्चों का जो वजन, कम वजन वाले बच्चे हैं उसमें अगर देखा है तो दुनिया में 10वें नंबर पे है, काफ़ी मतलब ख़राब रैंकिंग है। और अगर 17 स्पॉट पे देखें तो स्टंटेड जो चिल्ड्रन होते हैं, स्टंटेड चिल्ड्रन क्या होते हैं कि उनकी एज के अनुसार जो हाइट है वो छोटी है, ठीक, समझ रहे हो, उनकी एज के अनुसार जो हाइट है वो छोटी है, एक होता है एवरेज, ठीक, तो इसको बोलते हैं स्टंटिंग, स्टंटेड चिल्ड्रन। इसके मामले में भारत जो है 17 स्पॉट पे है दुनिया में, ठीक। और एक होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है कि आपकी हाइट तो हो गई है ठीक ठाक, लेकिन वेट कम है, मतलब पतले सुखड़े हो एकदम, ये वाली बात है, ठीक। तो जो प्रॉब्लम है वो स्टंटिंग और अंडरवेट की दोनों की कॉज होती है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से। और मेन जो कॉज है, जो कारण है माल न्यूट्रिशन का, वो क्या है, वो है आपका आर्थिक असमानता, यानी कि इकोनॉमिक इन इक्वलिटी। और ये इसलिए भी है कि लो स्टेटस, सोशल स्टेटस है, कई जितनी जो कई सारी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो हाशिए पे रहते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, और पॉपुलेशन जो है लो सोशल स्टेटस से आते हैं, उनके पास डाइट भी मतलब कम क्वांटिटी में भी कम होती है, गुणवत्ता में भी कम होती है। तो ये वाली चीज़ है। और क्या कहते हैं, इंडिया की रैंकिंग जो है वो 94th है 107 कंट्रीज़ में इन टर्म्स ऑफ हंगर, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है बताइए, हंगर से रिलेटेड आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक। टर्म्स ऑफ हंगर कंटिन्यूज टू बी द सीवियर हंगर कैटेगरी में अभी हम लोग आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार। और इस स्टडी के अनुसार अगर देखा जाए तो 14% जो भारत की जो जनसंख्या है वो कुपोषित है। बहुत मतलब ये काफ़ी विडंबना है कि हम लोग इतना ज़्यादा खाना वाना सब प्रोड्यूस करते हैं फिर भी हम लोग कुपोषित हैं। तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें भी हैं, और जो मतलब पहुंच नहीं पाता है लोगों के पास खाना सही से, ठीक। तो ये हम लोग का पहला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके के मामले में भी और वैसे भी पूरा चीज़ जानेंगे यहाँ पर। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, ये नए आ गए हैं, सुशील चंद्रा आ गए। पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा थे, तो मैंने कहा था ना सुनील हैं, और नए भी जो है उनका नाम भी सू सही है, तो सुनील चंद्रा आ गए हैं नए, ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक। इसमें सारे फैक्ट्स हैं। और जो इनका टर्म होगा सुनील चंद्रा का वो 14 मई 2022 तक होगा, तब तक बड़े इंपॉर्टेंट जो है चुनाव भी ये करवाएंगे, जैसे कि पंजाब के विधानसभा के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गोवा के हैं, उत्तराखंड के, मणिपुर के हैं, ठीक। चंद्रा जी जो थे इससे पहले चेयरपर्सन थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ये चेयरमैन थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में ऑपरेशन क्लीन मनी, जस्ट विमुद्रीकरण जो हुआ था, नोटबंदी, ठीक, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद जो है इन्होंने इनके अध्यक्षता के अंतर्गत ऑपरेशन क्लीन मनी भी चलाया गया था, ठीक, जिसका उद्देश्य यही था कि जो इलीगल वेल्थ है, अवैध जो संपत्ति है लोगों के पास, मतलब वेल्थ है, वो अवैध धन है, काला धन है, इन सबको जो है ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी कि संवैधानिक जो अथॉरिटी है, और इसका जुरिस्डिक्शन जो है किसके अंतर्गत होता है, मंत्रालय, लॉ और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत होता है। इस बॉडी ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ये चुनाव किसका हिस्सा करवाता है, लोकसभा का करवाता है, ध्यान से सुनना, राज्यसभा का करवाता है, विधानसभा का कराता है, आपका प्रेसिडेंट का कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का कराता है, ठीक, चुनाव इनका। तो कौन सा रह गया बताओ, जैसे पंचायत वाले चुनाव अभी होने, तो ये कौन, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं, ध्यान रखना, ठीक।
और ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये इन लोग को इलेक्टोरल रोल जो है वैलिड वोटर्स का बनाना होता है, और डेट्स और शेड्यूल क्या होगा इलेक्शन का उसको नोटिफाई करना आदि अधिसूचना निकालना, ये सब काम होता है। इलेक्शन रिजल्ट को ये लोग निकालते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट और इन सब की जिम्मेदारी भी रहती है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता जो है, उसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक, वो आपसी जो है सबके सहमति से बना हुआ है। और नॉमिनेशन पेपर्स को जो है स्क्रूटनाइज करता है, ठीक। सेटल डाउन डिस्प्यूट रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट अगर कोई डिस्प्यूट बताता है तो उसको भी सेटल डाउन करता है, ठीक। 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। कब बना था? 25 जनवरी 1950 को। और इसको आज हम किस उससे बनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे के नाम से बनाते हैं। इसका जो सचिवालय है वो न्यू दिल्ली में है। और इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 जो आया 1989, उसके एक इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1990 से। और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर एक होता था पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद क्या हुआ, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, ठीक। तो हम वैसे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक। लेकिन आपस वैसे देखा है तो तीनों हैं बराबर रैंक पे ही, लेकिन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी वोट पे लिया जाता है। अब 3 लोग हैं तो कभी 2 एक जगह 1 होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि, है ना, 1.5 तो होगा नहीं, तो 2-1 से इसका डिसीजन होता है। अगर संविधान में अनुच्छेद 354 से 324 से 329 कॉन्स्टिट्यूशन के अगर देखोगे तो जो शक्तियां, जो फंक्शन है, जो टेन्योर है इलेक्शन कमीशन का और इसके मेंबर का, इन सब के बारे में बताया गया है। और कमीशन जो है ये किससे कंसिस्ट होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए। और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है, इन इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, सॉरी, इनकी जो सैलरी वैलरी की बात करी जाती है, शेड्यूल कौन से शेड्यूल में होती है, ठीक। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और इसका जवाब देना, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग पहले कर चुके हैं थोड़े दिन पहले, बस आज फिर से इसका समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है। वैक्सीन पासपोर्ट। अब क्या है कि कोविड चल रहा है, आपको मालूम है, कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने यहाँ, जैसे इजराइल ने चालू किया था, सिंगापुर ने भी चालू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भैया एक निगेटिव रिपोर्ट आप हमको दिखाओ कि कोविड आपको नहीं है, ठीक, तब आप हमारे यहाँ आओ, इंटर करो, जाओ, इधर उधर जाओ, ये सारे। तो अभी दिक्कतें ये हैं कि हर कंट्री का कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि मतलब कौन सा टेस्ट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। साथ ही साथ WHO, बड़ा विचित्र लगा मुझे ये कि WHO भी ये कहता है कि ये इसके अगेंस्ट में है कि इस तरीके का वैक्सीन पासपोर्ट होना चाहिए, बल्कि तो उसको बढ़ावा देना चाहिए कि यार लोगों में ना फैले ये चीज़। और आने वाले टाइम में आप देखना भी कई सारी एक लिस्ट होगी कि ये डिजीज़ के आपको टेस्ट करा के ही जाना पड़ेगा वहाँ पर, कहीं भी आप जाना चाहते हो तो, ठीक। तो ये वाली चीज़ें हैं। और ये अभी कई सारी कंट्री, कई सारी एयरलाइन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने कहा है। अब इसको देखो, कई सारे डिजिटल फॉर्मेट में भी है, कई सारे जो है आपका जो है फिजिकल फॉर्मेट में भी, पेपर पे भी है। सिंपल सी यही चीज़ में बताएगी। ये वैक्सीन पासपोर्ट जो होता है QR कोड के थ्रू हो सकता है, पेपर पे भी हो सकता है, ठीक, प्रिंट आउट निकाल के भी आप कर सकते हो। और इसमें देखिए यही है कि आपको फिजिकल कार्ड लेके भी घूम रहे हो, ये दिखाना है कि कोविड-19 आपको नहीं है, ठीक। पहले भी ये WHO के द्वारा येलो फीवर से संबंधित जो है येलो कार्ड बनता था, जिस ट्रेवलर्स को लेके चलना पड़ता था, और ये बताता था कि इनको येलो फीवर नहीं है। वैसे ही अभी ये नया चालू हुआ वैक्सीन पासपोर्ट। अभी मतलब छोटे उसमें देखा, अल्प अवधि में देखा जाए तो क्लियरेस्ट एप्लीकेशन में भी इंटरनेशनल ट्रेवल में इसको देखा जा रहा है, ज़्यादातर मेजर एयरपोर्ट्स पे। पैसेंजर का वॉल्यूम वैसे तो अभी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी काउंटर मतलब मेजर्स जो हैं कंट्रोल के वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। मैनी कंट्री जो है वो नेगेटिव कोरोना वायरस एंट्री वही सब मांग रहे हैं। वहीं सिंपल चीज़ें इसमें बताई हैं। ट्रैवलर को चेक करना पड़ेगा, एयरलाइन, शिप लाइन, उन सब पे जाएंगे, गवर्नमेंट फार्मेसी, इन सबको जो है देखना पड़ेगा। इसराइल ने सबसे पहले अपना चालू किया था डिजिटल ग्रीन पास करके, फिजिकल सर्टिफिकेट था, ताकि आप एक बार दिखा के उनके यहाँ होटल में, थिएटर में जा सकते हो। पिछले कुछ महीनों में कई सारे जो एंटिटीज़ हैं, इकाइयाँ हैं वर्ल्ड में, एयरलाइन, गवर्नमेंट, ड्रग्स, इन सब ने जो है डिजिटल सिस्टम बनाए हैं कि ताकि वेरीफाई कर सकें हेल्थ के क्रेडेंशियल्स। और मार्च में देखा जाए तो अरूबा और जेट ब्लू, ये जो है मतलब एक तरीके की एयरलाइंस है, इन्होंने अपने पैसेंजर्स को जो यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं उनको ये कहा गया है कि भैया नेगेटिव टेस्ट का अपना दिखाओ।
और यूजिंग कॉमन पास। ठीक, इसको कॉमन्स प्रोजेक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से रिवाइज हो रहा है। कॉमन्स प्रोजेक्ट जो एक स्विस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसने ये बनाया है कि कॉमन पास बने और कॉमन्स प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया। सिंगापुर एयरलाइन ने भी पहला एक कैरियर ऐसा बन गया जिसने लिमिटेड यूज़ ऑफ ट्रेवल पास बनाया है फॉर पीपल फ्लाइंग बिटवीन सिंगापुर और लंदन के बीच में अगर आप फ्लाई कर रहे हो। क्योंकि लंदन क्यों? क्योंकि लंदन में यूके एक स्ट्रेन पाया गया है कोविड का, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। जो अभी खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो अभी की वैक्सीन बनी हुई है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ठीक, उपरोक्त कार्य से संबंधित क्या बाधाएं और आपत्तियां हैं, ये समझने वाली बात है। तो मैनी ऑफ द ऑब्जेक्शंस जो आए हैं वो यही है कि भैया प्राइवेसी खतरे में है, तो वो कह रहे हैं हाँ देख लेंगे प्राइवेसी, कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जैसा नहीं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ठीक, और जो जुरिस्डिक्शन है, रिक्वायरमेंट और जो है ये सब भी चीज़ें जो है अभी यूनिफॉर्मली नहीं बन पाई हैं। ठीक है, और देर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट दे वुड बी यूज्ड बाय अथॉरिटीज़ टू ट्रैक। अच्छा, ये मतलब वही है, प्राइवेसी आपकी नहीं होगी तो अथॉरिटीज़ जो है आपको ट्रैक भी कर सकते हैं, आपका मूवमेंट, कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या कहाँ 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 से आए हो। और WHO जो है इसके खिलाफ है। ये थोड़ी सी रोचक बात लगी मुझे यहाँ पे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब ये देखिए 2015 में चालू हुआ था। ठीक है, और अभी 7 साल मतलब इसका होना है। तो और इसके अंतर्गत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत अभी सेकंड फेज चालू हो गया है। ये कंप्लीट होगा सितंबर में, ध्यान रखना। और इंडिया ने अपनी इस मिशन के अंतर्गत जो है कितनी कैपेसिटी, अपनी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी कितनी बढ़ा ली है? 16 पेटा फ्लॉप तक की बढ़ा ली है। ये स्पीड होती है और काफ़ी अच्छी स्पीड हो गई है भारत की। अच्छा, सुपर कंप्यूटिंग आप सोचते होंगे यार क्यों बनाते हैं? देखिए बहुत सारा बिग डेटा की बात हो रही है, कल भी हम लोगों ने बिग डेटा की बात करी थी। इतना ज़्यादा डेटा हो रहा है, जिसमें भी वेदर फोरकास्टिंग है ज़्यादातर, आप देखना इन सब में, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा होता है, इतने मशीनें मतलब तेज चाहिए ताकि उसको कंपाइल करके एनालाइज एनालाइज करके जो है उसको हम असेसमेंट करके एक ऐसा मतलब पहुंच सकें कि हाँ भैया ट्रॉपिकल स्टॉर्म आएगा तो कहाँ पे आएगा, तभी तो आप पिन पॉइंट करके बता सकते हैं ना, बता पाते हैं ना कि भैया इस वाले डिस्ट्रिक्ट के पास से सावधान रहिए। ये बहुत ज़रूरी है जान माल को बचाने के लिए, समझो। तो इसका उपयोग समझ में आ रही चीज़ आपको, ये है। ठीक, और साथ ही साथ और नॉलेज के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। 2015 में चालू हुआ अप्रैल में, और 7 साल के लिए था, और 4,500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। एम यही है कि पावरफुल सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी बनानी है हमारी कंट्री की, और ताकि पावरफुल कंप्यूटेशनल फैसिलिटी रिसर्च को बढ़ा सकें। इसको CDAC जो है हमारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक, CDAC। अब इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, तो कई लोग बोल रहे थे कि हिंदी में, मैं पढ़ाता तो हिंदी में, जहाँ पे भी हिंदी का हो सकता है मैं खुद बता देता हूँ। ठीक, तो आप सुनिए ज़्यादा, और इसको जो है जहाँ पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूँ वहाँ पे बस देख लिया करिए। ठीक है, बाकी जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इन्होंने IISc बैंगलोर के साथ में मिलकर जो है 7 साल का ये मिशन चालू किया था। 2022 में ख़त्म होना है। अब देखो ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ए नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जो है एक तरीके का ग्रिड है, जिसमें 70 सुपर कंप्यूटर और 75 अनुसंधान जो संस्थान है उनको आपस में जोड़ा जाएगा। कई सारे रिसर्चर्स आपस में जुड़ के इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक, रिसर्च इंस्टीट्यूट, 70 सुपर कंप्यूटर, और मिशन को जो है सेटअप किया जाएगा ताकि कंट्री की सुपर कंप्यूटिंग जो अवसंरचना है उसको बढ़ाया जा सके। जो एकेडमिया हैं, जो रिसर्चर्स हैं, MSME, आप समझ गए, मीडियम स्मॉल, आपके माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज हो गए, स्टार्टअप हो गए, सब सुपर कंप्यूटर जो हमारे यहाँ स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर हुए हैं उनका उपयोग कर सकें। ठीक, पिछले अक्टूबर में हमने देखा कि CDAC ने जो है कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, किनके साथ? IITs के साथ, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, रुड़की, मंडी, गोवा, ये सारे अलॉन्ग विद IISc बैंगलोर, साथ साथ नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और NIT तिरुचिरापल्ली, ताकि वेयर अ हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम हर इंस्टीट्यूट के पास हो, इंस्टॉल हो सके। ठीक, पहले फेज में जो था, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगनाक, ये सब डिप्लॉय किए गए। IIT BHU, IIT खड़गपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च पुणे, जवाहरलाल नेहरू सेंटर एडवांस रिसर्च, यहाँ पे आपको इंस्टॉल किए गए पहले फेज़ में। अभी तक रिसेंटली हाल ही में परम सिद्धि जो है, ठीक, परम सिद्धि AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, हैज़ बीन रैंक्ड 63 इन द टॉप 500 लिस्ट ऑफ द
मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है हमारे लिए। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम दुनिया में सबसे ऊपर होंगे। और इसको डेवलप किसने किया गया है, किसके अंतर्गत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत ही इसको किया गया है। ठीक, तो ये वाला हमारा सुपर कंप्यूटिंग से था, कई सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अच्छा, ये जो पेटाफ्लॉप्स होता है ना, पेटाफ्लॉप्स टेराफ्लॉप्स, इसके बारे में आप लोग को जो है कौन सा कम होता है कौन सा ज़्यादा, ये आपको जो है लिखना है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर। ठीक, अंटार्कटिका डूम्सडे ग्लेशियर, ये एक थर्वाइड ग्लेशियर होता है, इसको भी फिगर से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक, तो थर्वाइड जो नाम है, ज़्यादा घबराना नहीं इसके नाम से, अंटार्कटिका का थर्वाइड ग्लेशियर होता है। इसको हम डूम्सडे ग्लेशियर भी मानते हैं। ठीक, और डूम्सडे मतलब समझ रहे हो ना कि प्रलय टाइप से। और ये कॉज है ऑफ कंसर्न है। क्यों? क्योंकि इसके पास काफ़ी पोटेंशियल है कि दुनिया में हो रहे सी लेवल राइज को और तेजी से बढ़ा सकता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो समझ लेते हैं यहाँ पे डूम्सडे भी कहा जाता है कि पिघलने से लंबे समय में से जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे वैश्विक समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी की समस्या इस समय चिंता का कारण बनी हुई है। ठीक, तो सी, अब देखो ये ग्लेशियर है, ये आपका पिघलेगा और सी में आएगा, तो जो मान लीजिए ऐसे था सी लेवल पहले यहाँ तक था, तो ये ऊपर आ जाएगा और कई सारे मतलब ये वाला जो एरिया है ये डूबेगा। और जो है कई क्या इसके जो है इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या निहितार्थ होंगे, वो समझना और अभी जांचना इतना आसान भी नहीं है। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है गॉटनबर्ग, उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है डर है कि थर्वाइट अगर मेल्ट हो गया, जो कि हम लोगों ने जो है अंडर एस्टिमेट किया था कि कितनी इस रेट से मेल्ट होगा। और ये जो है काफ़ी इसलिए भी तेज़ी से मेल्ट हो रहा है क्योंकि सप्लाई ऑफ वार्म वाटर फ्लोइंग अंडरनीथ जो है इस वाले थर्वाइट जो आपका ग्लेशियर है, इसके नीचे जो है गर्म पानी बह रहा है और वो तेज़ी से बह रहा है, जो हम लोगों ने पहले एस्टिमेट किया था उससे बहुत तेज़ी से बह रहा है। इसकी वजह से जो समस्या है सी लेवल राइज की वो बढ़ने वाली, कई सारे टापू डूब जाएंगे यार, कई सारे टापू डूब जाएंगे। क्या हाइड्रोलॉजी हमारी रहेगी, दुनिया की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस तरीके चलेगी, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। और इससे निपटना अगर है तो हमें क्लाइमेट चेंज पे जो है उसको कम करना पड़ेगा। हमें सिर्फ जो है ऐसा नहीं कि सरकार के ऊपर ही छोड़ दें, हम लोग इंडिविजुअली भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द ग्लेशियर, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए थर्वाइट ग्लेशियर जो है बहुत बड़ा है यार, 120 किलोमीटर वाइड है, ब्रॉड है, और ये फास्ट मूविंग मेल्टिंग इसकी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और ये देखो, अगर ये इसका इतना बड़ा साइज़ है कि ये दुनिया को क्या जो सी लेवल राइज है वो आधा मीटर तक, ठीक, करीबन 63 सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, आधा 63 सेंटीमीटर तक बढ़ा ऊपर कर देगी। समझ रहे हो? और जो है ये आइस फ्लोइंग जो है ये डबल हो गई है इसकी पिछले 30 सालों में। थर्वाइट मेल्टिंग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट, ये अभी अभी जो है इस समय अगर देखा जाए दुनिया का जो सी लेवल राइज हो रहा है उसका 4% तो थर्वाइट मेल्टिंग की वजह से ही हो रहा है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इट वुड कोलैप्स इनटू द सी इन 200 to 900 ईयर्स, मतलब 200 से 900 साल में ये कोलैप्स हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे यार तब तक तो हम होंगे नहीं, तो हमें क्यों चिंता करने की जरूरत है? लेकिन आपके परिजन तो होंगे, ठीक है ना? और दुनिया की भी तो एक बात है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है यार, एज ए इंडिविजुअल, एज अ इंस्टीट्यूट, एज ए कंट्री, एज ए ग्लोबल सिटीजन। ये वाली बात है, वासुदेव कुटुम्बकम। तो थर्वाइट जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर अंटार्कटिका एज इट स्लोज द आइस बिहाइंड इट फ्रॉम फ्रीली फ्लोइंग इनटू द सी। जो देखिए अब ये है चक्कर यहाँ पे पूरा, ये थर्वाइट है, ग्लेशियर है, देखिए ये, ठीक। और ये जो है इसके नीचे पानी, ये देखिए ऐसे बह रही है, गर्म ये पानी है, वार्म वाटर फ्लो है जो कि तेज़ी से बह रहा है। और ये वार्मिंग ऑफ ये ओशन जो प्रशांत महासागर है उसका पानी जो है गर्म हो रहा है तेज़ी से। और इसकी वजह से विंड की ओशन करंट्स ये सब शिफ्ट होते हैं यार इन सब चीज़ों से। तो वार्म वाटर टू डेवलप अंडर द आइस एक्सलेटिंग द, और उसकी वजह से क्या है कि तेज़ी से जो है रिट्रीट हो रहा है ग्लेशियर, यानी कि पिघल रहा है। ठीक, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे जाके इसको ऐसे 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 ये रिट्रीट करता जाएगा, और ये फिर इसके बाद ये धीरे से ऐसे खिसक जाएगा यहाँ पे और पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, और आपका ये देखिए ये सदर्न ओशियन है, वेडल सी है, ये यहाँ पे बात हो रही है। ये थर्वाइट ग्लेशियर जो है ग्रेट ब्रिटेन के बराबर है करीबन। और ये रॉस सी है। भारत के जो वहाँ के रिसर्च के जो सेंटर्स हैं उनका क्या नाम है, ये पहले मैं करा चुका हूँ, आज आप लोग को यहाँ पे कमेंट करके बताना है। ठीक, साउथ पोल पे जो है उनका क्या नाम है और नॉर्थ पोल पे जो है उनका क्या नाम है। ठीक, जो कमेंट करिएगा प्लीज़। और इसके बाद देखिए आइस लॉस होने की वजह से 30 सालों में डबल हो गया है, 65 सेंटीमीटर करीबन जो है सी लेवल राइज हो जाएगा।
और जो इसका ये है थवाइट कैसे क्यों मेल्ट क्यों हो रहा है, जो ग्राउंडिंग लाइन है ये इसकी ग्राउंडिंग लाइन है, तो इसको जो है आप देख रहे हो गर्म पानी बार बार जा रहा है इसके अंदर, तो इसको धीरे धीरे गलाता जा रहा है। ठीक, ये इसका मेन कारण है। और देखिए इसके लिए एक रोबोट है सबमरीन, ये बनी हुई है देखिए, इसको आइस फिन नाम से, जो कि इसमें इसको सब कुछ जो है शोध वोध कर रही है। ठीक, आइस फिन किससे संबंधित है, थ्वाइट ग्लेशियर से संबंधित है। अगर क्वेश्चन ऐसे तरीके का आए तो अब आप जरूर कर लेंगे। ठीक, तो गौतमबर्ग जो ये आपकी स्वीडन वाली यूनिवर्सिटी है, इन्होंने बताया है कि एक सबमरीन हमने डाली है यहाँ पर, अनक्रूड, मतलब कोई क्रू नहीं है इसमें, ह्यूमन नहीं है उसमें, और ये थवाइट ग्लेशियर के ऑब्जर्वेशन इसमें करती है। और ये पहले मेजरमेंट्स हैं जो थवाइट ग्लेशियर के नीचे किए गए हैं। इस सबमर्सिबल का नाम जो है रैन इन्होंने रखा है, और ये मेज़र करता है टेम्परेचर, सैलिनिटी, लवणता, यानी कि ऑक्सीजन, ओशन करंट्स किस हिसाब से चल रहे हैं, ये सब चीज़ों को देखता है। और इसके रिजल्ट्स को देखते हुए रिसर्चर्स उस पर चलते हैं कि किस तरीके से ओशियन करंट जो है फ्लो होंगे अगर थवाइट फ्लोटिंग पार्ट बनता है आने वाले टाइम में। ठीक, अगर क्रूशली अगर देखा जाए तो रिसर्चर्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है, और रिसर्चर्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई, दिक्कत तो हुई है, कठिनाई तो काफ़ी हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारे शोधकर्ताएं हैं उनको तीन चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली हैं कि इनफ्लो ऑफ वार्म वाटर, जैसे हमने देखा, अमंग whom द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द वन हैड बीन अंडरस्टेट, मतलब जो 3 इनफ्लो ऑफ वार्म वाटर हो रहे हैं वो उनको हमने पहले एस्टिमेट इस तरीके से नहीं किया था, बल्कि ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक, रिसर्चर्स ने ये भी डिस्कवर किया है कि बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है टू द ईस्ट थ्रू विच डीप वाटर फ्लोज फ्रॉम पाइन आइलैंड बे। ठीक, जो मतलब डीप कनेक्शन ये मानते हैं कि जो टू द ईस्ट थ्रू विच द डीप वाटर फ्लोज फ्रॉम द पाइन आइलैंड बे से जो है पानी आता है, इसके अंतर्गत गर्म पानी, ये इसका एक डीप कनेक्शन है। ठीक, पाइन आइलैंड बे से। और ये पहले हमने अंडर वाटर में इसको मतलब इसको हमें लगता था कि ब्लॉक करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं होता है। ये एक वरी क्यों है, क्योंकि भैया पिनिंग पॉइंट आ गया, ग्लेशियर हर साइड से जो है ये रिट्रीट हो रहा है वार्म वाटर की वजह से, और उसकी वजह से आइस शीट जो है पिघल जाएंगी, आपका सी लेवल बढ़ेगा, और ये पोटेंशियल टू मेक थिंग्स वर्स हो जाएंगी अगर वाटर बॉडीज जैसे कि ये थवाइट्स हैं, अगर ये सब भी रिट्रीट हो गए तो। और सी लेवल राइज होगा तो बहुत सारे क्या अभी तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कई सारे तो आइलैंड डूब जाएंगे, ये तो भाई कहने वाली बात है, कई सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक, और गुड न्यूज़ हालांकि यहाँ पे ये है, आगे की राह देखें, कि गुड न्यूज़ ये है कि साइंटिस्ट को पता है पहली बार कि जो कलेक्टिंग डाटा ये लोग कर रहे हैं और क्या मॉडल इनको अपनाना चाहिए ताकि ये समझ सकें जो थवाइट ग्लेशियर है उसके डायनेमिक्स को समझ में आ सके। अब इन लोग को पता है कैसे क्या करना है, और जो डाटा जो है वो हेल्प भी करेगा कि आइस मेल्ट किस हिसाब से फ्यूचर में होगी। और विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट कैन इम्प्रूव द मॉडल को भी हम सुधार कर सकते हैं नई तकनीक से। और जो अनसर्टेनिटी है, जो विविधताएं हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, उनको भी हम कम कर सकेंगे आने वाले टाइम में। और इस हिसाब से में हम लोग ये ख़त्म होता है, और अगला जो है सेक्शन हमारा फेवरेट सेक्शन आ जाता है कॉमन का ISP से। इसमें हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ के हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी करना चाहिए एक आपका जो है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, और क्या किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए वो सब यहाँ समझते हैं। देखिए ग्रीन बॉन्ड से संबंधित पहला आपका यहाँ पे आज हम लोग के 3 क्वेश्चन हैं। ठीक, तो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा था पहला सेक्शन, तो एक क्वेश्चन आज बढ़ाया गया, देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। ग्रीन बॉन्ड से संबंधित कौन से कथन सही हैं? देखिए कानपुर नगर निगम ने भारत का पहला नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, ये गलत स्टेटमेंट है, एक्चुअली गाजियाबाद ने किया है। ठीक, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये क्योंकि क्या पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड का अपनाएंगे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो 2 और 3 होगा, लेकिन फिर भी आंसर पढ़ लेते हैं। इससे पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड किन्ने किन्ने जो है किसने किसने जो है पहले डाले हैं, निकाले थे। ठीक, अहमदाबाद, सूरत, विशाखापट्टनम, अमरावती, इंदौर, भोपाल, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ। ठीक है, ऐसे 9 शहर शहर हैं जो पहले नगर निगम बॉन्ड जारी कर चुके हैं। और ग्रीन बॉन्ड का आप समझ ही रहे हो, क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है चीज़ों पे इससे जो पैसा आएगा वो खर्च किया जाएगा। गाज़ियाबाद नगर निगम ने इसको इशू किया, 150 करोड़ रुपये इन्होंने बनाए, इससे जो गंदा पानी है उसको साफ़ कराएंगे, टर्शरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ठीक, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है और आपके वर्ल्ड बैंक ने पहली बार ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए थे 2007 में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रायसीना डायलॉग से। ये एक तरीके का भारत की तरफ से जियो पॉलिटिकल, ठीक, भू जो है राजनीतिक एक समिट है, डायलॉग है, बात कर होती है, इसमें कई सारे लोग आते हैं, बातचीत करते हैं।
इसको जो है अभी 13-16 अप्रैल तक कराया गया, ट्रू पूछा जा रहा है, ठीक बात है। इसको रामनाथ कोविंद जी ने ये छठा जो इसका संस्करण है ये चालू किया है, ये गलत है। कोविंद जी ने नहीं, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है रायसीना को, ठीक है, दिल्ली में ही होता है। और इसका जो, अब देखिए दूसरा वाला गलत है, ट्रू पूछा गया तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम थर्ड बी वाला पढ़ लेते हैं। वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स, आउट ऑफ कंट्रोल, ये जो है इसकी थीम थी इस बार के रायसीना डायलॉग की। क्या है? वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, इस वर्ष की रायसीना डायलॉग की जो है थीम थी। और 150 स्पीकर 50 कंट्रियों से पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, ठीक है। तो 1 एंड 3 सी ऑप्शन यहाँ पे है, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अंबेडकर जयंती से है। एक्चुअली हम लोग कल जो है अंबेडकर जयंती को बताना भूल गए थे। वैसे तो हम और भी कई सारी चीज़ें भूल गए थे, नवरात्रि भी चालू हो गई है, रामादान भी चालू हो गया, तो उस सब के लिए भी शुभकामनाएं हैं। अंबेडकर जयंती को भी के लिए भी सबको शुभकामनाएं हैं। देखिए, अंबेडकर जयंती संबंधित कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हैं पूछा गया है। तो भारत में जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है अम्बेडकर जयंती हर 18 अप्रैल को, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली 14 अप्रैल को जो है होता है आपका बर्थडे अम्बेडकर जी का। और जो इस डे को हम अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे भी जहाँ मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया और ट्रू और फॉल्स से पूछा गया है तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2015 में अम्बेडकर जयंती को हमने ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे माना था, ठीक। तो ओनली वन आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा गया था। हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हम मनाते हैं। अम्बेडकर जी का जन्म जो है 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। उन्होंने समानता के लिए जो है पूरी अपनी लाइफ लगा दी स्ट्रगल में, और इसीलिए जो है उनके बर्थडे को एक समानता दिवस भी मनाए के रूप में भी देखा जाता है। 1956 में, यानी इक्वलिटी डे, 1956 में उन्होंने जो है कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को बुद्धिज़्म में। और अंबेडकर जी जो थे वो चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो है चेयरमैन भी थे। अंबेडकर जी ने आखिरी सांस ली थी अपने सोते हुए 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में। और अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला 1919 में, पॉस्थुमस मिला था, मतलब कि मरणोपरांत, ठीक। तो इसी प्रकार से हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए। और आप लोग से जो है उम्मीद है कि अगर आप लोग आंसर देते हैं तो अपनी कॉग्निटिव वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे आंसर्स। और इस साथ साथ अगर आप लोग को हमारे साथ EPFO और UPSC 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर उसकी टेस्ट सीरीज़ सिंगल टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है, यानी कि सिर्फ टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है, तो आप लोग को इन 2 नंबर पर और जानकारी पाने के लिए जो है आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पर, ठीक। तो चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे गर्म प्याले के साथ में। तब तक आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।